नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन रीट जो अपनी परीक्षा भर्ती है उसकी चर्चा करेंगे, रीट शिक्षक भर्ती की। तो देखिए, अधिकांश तो ये तो सॉल्यूशन हो गया है कि परीक्षा एक ही होनी है, यानी रीट के आधार पे ही तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है वो होगी। तो अब कई विद्यार्थियों की समस्या ये रहती है कि वेटेज क्या रहेगा। तो देखो, पीछे तो 70-30 का था, अब उसको 90-10 का करने के चांसेज हैं और कम भी कर सकते हैं। अब कई विद्यार्थी कहते हैं कि शिक्षा मंत्री ने ये कह दिया कि एनसीईआरटी का सिलेबस आएगा। तो देखिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपन पूरी चर्चा करेंगे, सिलेबस अपने सामने है। तो देखो, आप लोग देख रहे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा, सेकंड प्रश्न पत्र 6 से 8 तक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए है। देखो, ठीक है, 60 अंकों में से 60 बहुविकल्प प्रश्न आते हैं, सभी को पता है। उसमें से देखिए 40 जो प्रश्न होते हैं वो 40 प्रश्न या 45 के करीबन मतलब एसएसटी से आते हैं। तो देखिए, चाहे एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, चाहे पीछे की आरबीएसई बोर्ड की पुस्तकें वो पढ़ लीजिए, उसमें से आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, वो देखेंगे अपन इस वीडियो में। तो पहली जो इकाई है वो है भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वैदिक संस्कृति, भारतीय समाज, समाज की विशेषता, परिवार, विवाह, लैंगिक विषमता, ग्राम्य जीवन और शहरीकरण। तो ये जो टॉपिक हैं वो एनसीईआरटी की जो किताब हैं कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक, उनमें आपको ये टॉपिक जहाँ पर मिले तो उनमें से सिर्फ आपको ये सिंधु घाटी सभ्यता ही पढ़ना है। एनसीईआरटी किताबों में क्या है कि बहुत कुछ अनावश्यक वस्तुएं भी डाल दी गई हैं जो कि अपने काम की नहीं है, कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों का। उस सारी पुस्तक अपन को नहीं पढ़नी है, सिर्फ वहाँ से अपन को क्या पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता ही पढ़ना है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर छठी क्लास में आप अगर पढ़ते हो, 7वीं क्लास में, तो मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य आपको जहाँ पर भी मिलता है वो टॉपिक आपको पढ़ने हैं। कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 की किताबों में जहाँ पर भी मौर्य है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, उनके बारे में, समुद्रगुप्त है, तो मौर्य साम्राज्य और गुप्त जो साम्राज्य है उनके बारे में अध्ययन करना, उनकी प्रशासन कैसा था, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान क्या था, गुप्त काल की संस्कृति, गुप्त काल के जो उपलब्धि थी, और भारत में 600 से 1000 ईस्वी तक तथा बाहरी विश्व के भारत का सांस्कृतिक संबंध। ये अपन को उन पुस्तकों में जो अपन ये जो टॉपिक हैं वो उन पुस्तकों में मिलेंगे, उनको पढ़ना अपन को। अदरवाइज टॉपिक अपन को नहीं पढ़ना, उससे अपना कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो देखिए, उनमें जो टॉपिक अपन को मिलते हैं उसे मतलब इकाई वाइज आप उनमें से छांट लीजिएगा। ठीक है, कि कौन सी पुस्तक में आपको सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ी सी मिलेगी तो उसका विस्तार आपको क्या पता 8वीं क्लास में और ज़्यादा मिल जाए, 10th क्लास में और ज़्यादा मिल जाए, इस हिसाब से। ऐसे ही मौर्य काल हो, छठी क्लास में थोड़ा कम मिलेगा, 7वीं में थोड़ा अधिक मिलेगा, कक्षा 8, 9, 10 तक जाएंगे थोड़ा और बढ़ करके मिल जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से उन्हीं पुस्तकों में से अपन को मध्यकाल और आधुनिक काल छांटना है। एनसीईआरटी की जो पुस्तकें चलती हैं उनमें से आपको मध्यकाल और आधुनिक काल, जिसमें भक्ति और सूफी आंदोलन है, मुगल राजपूतों के संबंध हैं, मुगल प्रशासन है, मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति यानी 1857 की क्रांति है, अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश साम्राज्य, पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947 तक। ये जो टॉपिक्स हैं वो अपन को उन पुस्तकों में मिलेंगे, उन पुस्तकों से ये टॉपिक अपन को पढ़ने हैं बस। अब देखो, पॉलिटिकल की चर्चा करें तो उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक न्याय, ये देखो बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं, इतनी कंपटीशन की तैयारी कर ली है, तो इन चीज़ों में अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, उन पुस्तकों में ये टॉपिक अपन को पढ़ने हैं। फिर संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, उच्च सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज, नगरीय स्वशासन, ये पढ़ने हैं अपन को। अब ज्योग्राफी की अगर चर्चा करें तो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, चट्टान, प्रकार, पृथ्वी की सतह, परिवर्तनकारी आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ, ये पढ़नी है अपन को। ठीक है, फिर यही ज्योग्राफी संसाधन और विकास में संसाधनों के प्रकार, संसाधन, मृदा, खनिज, ऊर्जा संसाधन, कृषि, उद्योग, मानव संसाधन, इनका अध्ययन करना है। फिर उसी प्रकार भूगोल में भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु, प्रकृति, वनस्पति, वन्य जीव, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, कृषि, फसलें, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या, जनसुविधा विकास, आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम। ये राजस्थान में अपन को भौतिक प्रदेश, राजस्थान के जल संरक्षण, कृषि, फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, परिवहन, जनसंख्या, ये। और अब राजस्थान जीके की अगर चर्चा की जाएगी, देखो राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की सभ्यताएं हैं, जनपद हैं, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन है,
एकीकरण है, राजस्थान की विरासत है, संस्कृति, किले, महल, त्योहार, यानी करीब करीब राजस्थान सारा ही पढ़ना है। अब अगला है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, जैसे सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना क्या होती है, कक्षा की प्रक्रिया क्या होती है, विमर्श है, इन सभी का अध्ययन। फिर शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे में परीक्षा, अनुभविक साक्ष्य, शिक्षण अधिगम सामग्री एवं सहायक सामग्री, प्रयोजन कार्य, मूल्यांकन, ये सारे हैं। ये सारे टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं, बस अपन को इन टॉपिक्स को उन बुक्स में से क्या करना है, अलग करना है, छांटना है, और वो टॉपिक ही अपन को क्या करना है, पढ़ना है। अक्सर एग्जाम्स में यहीं से प्रश्न उठाया जाता है। आप गाइडों के चक्कर में आओगे तो उनमें अनावश्यक वस्तुएं आपको ज़्यादा मिलेंगी। यानी प्रत्येक गाइड वाला होता है वो यही बढ़ा चढ़ा करके वर्णन देता है, क्योंकि उसकी भी मजबूरी होती है, पुस्तक भी विद्यार्थी ज़्यादा मैटर होता है वही खरीदते हैं। तो फालतू का कचरा पढ़ने के बजाय बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़नी है अपन को, क्योंकि ये लेवल भी देखो छठी से आठवीं तक का ही रहा है कि नहीं है। तो कक्षा 6 से 8 तक जो लेवल है तो बेसिक ही अक्सर पूछा जाता है, ज़्यादा डीपली जाने की उसमें आवश्यकता नहीं है, बहुत घुमा फिरा के भी प्रश्न इसमें नहीं आएंगे। थोड़ा शिक्षण विधियों का ध्यान रखना, एसएसटी की शिक्षण विधियों में कम से कम 10 या 12 प्रश्न आएंगे, उनको भी ठीक से करना। और एनसीईआरटी पढ़ो, चाहे आरबीएसई बोर्ड की पिछली किताबें पढ़ो, जो भी आप पढ़ोगे, मैं तो यही कहता हूँ पिछली बार जो आरबीएसई बोर्ड में जो बुक्स पुस्तक चल रही थी उनमें क्या है कि अच्छे से समझाया गया है, अच्छे से बात समझ में आ जाती है। अब एनसीईआरटी वाली जो पुस्तकें हैं ना, उनमें आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये यहाँ पर कुछ और बोल गया, आगे कुछ और मैटर आ गया, तो फालतू का जो मैटर है उसको अपन को छोड़ देना है। एनसीईआरटी की अगर पढ़ो तो ये टॉपिक अपन को उनमें से टिक लगा लेने, आपको कम से कम 1-2 घंटे का टाइम लगेगा। सारी पुस्तकें अगर आपके पास हैं कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक, तो उनमें से ये टॉपिक आपको अलग कर लेने हैं, छाँट लेने हैं, ठीक है। और रही बात जो शिक्षण विधि है, तो शिक्षण विधियों के लिए अलग से मंगलम वगैरह की कोई भी आप एक पुस्तक खरीद सकते हो, ठीक है। हिंदी की अगर शिक्षण विधियाँ पढ़ना चाहते हो तो मैंने प्ले लिस्ट में डाल रखी हैं, आप उनमें से पढ़ सकते हो। और जैसे साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी कई विद्यार्थियों में बड़ी समस्या रहती है, तो देखो साइको के लिए आप किसी गाइड को खरीदो तो आपकी अलग सोच है, अलग थॉट है। बट 11वीं और 12वीं में एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें चलती हैं, कक्षा 11 और 12 में। वो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें चलती हैं उनमें से अपन को जो सिलेबस है साइको का, उस सिलेबस के टॉपिक जैसे इनके अलग किए थे वैसे उन पुस्तकों में से आपको अलग कर लेना है। जैसे व्यक्तित्व है, जैसे बुद्धि है, इसी प्रकार से और भी जो टॉपिक्स जोड़ रखे हैं साइको के, उन टॉपिक्स को अलग करके उन वो जो किताब है उसमें से आप अपने पर्सनली नोट्स बना सकते हो, और उसका अगर आप अध्ययन करते हो तो कोई समस्या नहीं आएगी, आराम से आपका जो पेपर है वो अच्छा, बिल्कुल अच्छा चला जाएगा, अच्छी तैयारी हो जाएगी। और वैकेंसी जो है रीट की वो ज़्यादा टाइम अब नहीं लेने वाली है, देख लेना चाहिए अक्टूबर में आपको 100% रीट की जो वैकेंसी है वो मिल जाएगी, देख लेना चाहिए। अभी पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं, 10-12 दिन में ये समाप्त हो जाएंगे, उसके जस्ट बाद में गवर्नमेंट के पास और कोई कार्य नहीं है, सिर्फ रीट की भर्ती को ही लेकर के एक मुख्य कार्य रहेगा। और ये गवर्नमेंट ने पहले भी इसकी घोषणा कर दी थी, इसीलिए ये भर्ती आने वाली है, अतिशीघ्र आने वाली है। अब आप आईपीएल वगैरह वगैरह में टाइम पास न करें, बेवजह टाइम अपना ख़राब न करें। और ये जो एनसीईआरटी आरबीएसई को आपको मैंने जो बताया है वो आपको अच्छी तरीके से उन पुस्तकों में से टिक करके ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। हर 7वें दिन रिवीजन करना है, लगातार ऐसे 2 या 3 बार अपना जो कोर्स है वो पूरा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आशा करता हूँ कि पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। साइकोलॉजी वगैरह के लिए आपको 11वीं 12वीं की पुस्तकें आती हैं वही ऑथेंटिक हैं और वही अच्छी भी हैं, बढ़िया मैटर भी है, उनमें से आपको टिक लगा करके जो जो टॉपिक्स दिए हैं उनके आधार पर आप अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हो। अब कई विद्यार्थियों ये रहता है कि सर 110 नंबर तक भी सिलेक्शन हो सकता है क्या? तो देखो ये रीट भर्ती है, इसमें 110 में कोई चांस नहीं है, कम से कम आपके 125 नंबर आते हैं ना 150 में से। क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि इस भर्ती में क्या है कि माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए ध्यान रखना, लक फैक्टर भी इसमें काम करेगा। इसीलिए ध्यान रखना कि कम से कम अपन को रीट में कितने लाने हैं, 125 नंबर लाने हैं। अगर अपन 130 की तैयारी करेंगे तब जाके अपने 120 के समथिंग नंबर आएंगे, इससे कम भी आने के चांस हैं। ये नहीं है कि 120 से ऊपर अपन टप जाएंगे। हर एक मतलब 4 पार्ट हैं, जैसे एसएसटी है, फिर शिक्षण विधि हिंदी है, फिर या इंग्लिश या संस्कृत है या फिर साइको है। इन 4 पार्टों में से आपको 125 नंबर लाने हैं। इतनी तैयारी करो, इतनी बढ़िया तैयारी करो जिससे कि इस रीट भर्ती में अपन को क्या है कि अपना स्थान सुनिश्चित हो जाए और दोबारा रीट के माध्यम से अपन को कोई तैयारी नहीं करनी पड़ी। बिल्कुल 5-7 घंटे लगातार, अभी भी टाइम है, आप अच्छी तरीके से बार बार रिवीजन करो। इतने हार्ड टॉपिक नहीं है, आप देखो सदा से पढ़ते आ रहे हो, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह, राजनीति, इतिहास वगैरह, प्रशासन, इसमें नया क्या है, कुछ भी नहीं है। सूफी आंदोलन, मुगल, सारे के सारे आप पढ़ते आ रहे हो, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जो भी तैयारी करते हो सब में आते हैं। ये नॉर्मल वे की पॉलिटिकल साइंस है, उद्देश्य का मूल अधिकार वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे बिल्कुल स्थलमंडल, जीवमंडल, ज्योग्राफी देख लो, इसमें सारा सब कुछ मतलब बेसिक ही है।
इसी को अपन को क्या करना है, तैयार करना है। अपन डीपली घुसते जाते हैं, एग्जाम से पर्सन ऊपर से पूछ लेता है, अगला बैठे रह जाते हैं, क्या नहीं है। फिर वही बात होनी है कि सर नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, दोबारा रीट की भर्ती कब आएगी, हम तैयारी करेंगे, ये करेंगे, सेकंड ग्रेड कब आएगी। देखो जो आ रही है उसी के ऊपर अच्छी तरह से अपन को फोकस करना है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, एक एक टॉपिक को समझते हुए पढ़ाई करनी है। बहुत ही मतलब क्या है कि क्रिटिकल समय आ गया है। अब आगामी जो टाइम आ रहा है, जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, वैसे वैसे क्या है कि भर्ती की जो प्रक्रिया वो डीपली होती जा रही है। नई शिक्षा नीति के दौरान अगर 5-5 स्टेपों से अगर आपको गुजरना पड़ेगा तो फिर तो टीचर बनना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही हो जाएगा। इसीलिए अभी से अपन तो इसी की तैयारी रखो, जिससे कि नई शिक्षा नीति जुड़े उससे पहले ही अपन क्या है कि गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लें। तो आशा करता हूँ कि आपकी सारी बात अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। कोई बात किसी प्रकार की अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब देखो, जो साइंस के विद्यार्थी हैं उन्हीं के साथ में भी वही है, सीधी सी बात है। एनसीईआरटी पढ़ो चाहे आरबीएसई बोर्ड पढ़ो, ये जो टॉपिक्स जितने भी दिए हुए हैं साइंस वालों के लिए, वो भी उसी प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। साइंस के जो विद्यार्थी हैं वो भी जैसे ये टॉपिक दिए हुए हैं उसी प्रकार अपनी बुक्स में एनसीईआरटी चाहे आरबीएसई हो, उसमें उन्हीं उन्हीं टॉपिकों को बार बार अपन को पढ़ना है और उन्हीं पे फोकस करना है। फालतू में ज़्यादा जो चीज़ें दी हुई हैं उन पर नहीं घुसना, क्योंकि एनसीईआरटी किताबों में बहुत ज़्यादा मैटर अनावश्यक रूप से डाल दिया गया है, जो कि हर एक विद्यार्थी का बस की बात नहीं है और अपने काम का भी नहीं है। सीधी सी बात ये भी है, वो कोई काम का भी नहीं है, इसमें फालतू की चीज़ें जोड़ रखी हैं। इसलिए एनसीईआरटी की किताब पढ़ो चाहे आरबीएसई की किताब पढ़ो, ये जो टॉपिक हैं उनको आप टिक कर लेना और वही वही आपको पढ़ने हैं। धन्यवाद दोस्तों।